नमस्कार दोस्तों, चलिए आज 5 अगस्त का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पेज पढ़ते हैं। विमर्श पेज, मजबूत बनते शहरी विकास का ढांचा, जिसे लिखा है डॉक्टर विकास सिंह ने। लापरवाही, कुशासन और बेतरतीब ढांचे के बोझ तले भारत के शहर दम तोड़ रहे हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, फुटपाथ अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं, ट्रैफिक जाम घंटों जिंदगी को जकड़ लेता है और गलियों में कचरे के ढेर बदबू फैलाते हैं। बसें और ट्रेनें भीड़ से लबरेज हैं, मकानों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और रोजी रोटी की तलाश में लोग शहरों की ओर खींचे चले आते हैं। भारत के शहर सिर्फ भीड़ भाड़ वाले नहीं, बल्कि अपेक्षा से कहीं बहुत अधिक आबादी का बोझ ढोते हुए टूट चुके हैं। शहर तो समृद्धि और तरक्की के केंद्र होने चाहिए, लेकिन हमारे महानगर अब उत्पादकता खो रहे हैं, अमीरी गरीबी की खाई को चौड़ा कर रहे हैं एवं लोगों को थकाते हुए उन्हें जीवन के प्रति निराश हताश बना रहे हैं। वस्तुतः वर्षों से भारत के शहरीकरण बिना सोच विचार के बढ़ता गया, जिसने बेतरतीब शहर बनाए जहां न तो बुनियादी सुविधाएं हैं, न बराबरी और न ही मजबूती। गर्मी और पानी की किल्लत जैसे जलवायु खतरे इस संकट को और गहरा रहे हैं। जो शहरी आवासों की चमक लिए थे, वे अब जीवित रहने की जंग का मैदान बन गए हैं। खुशहाल शहर का सामना रोजमर्रा की मुश्किलों की धुंध में खो गया है। शहरों का ढहता ढांचा, भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.75% शहरों के ढांचे पर खर्च करता है, जबकि चीन 5.7% और ब्राज़ील 2.3% लगाता है। दक्षिण अफ्रीका की नगर सरकारें 18% सार्वजनिक खर्च संभालती हैं, लेकिन भारत की शहरी स्थानीय निकाय केवल 3 से 5% पर अटकी हैं। इस कमी ने शहरों को जर्जर बना दिया है। दिल्ली की जहरीली हवा हर साल करीब 30,000 लोगों की जान लेती है। मुंबई की लोकल ट्रेन अपनी क्षमता से 3 गुना अधिक यात्रियों को ढोती है, जिससे खतरा और अक्षमता बढ़ती है। चेन्नई हर साल मानसून के दौरान बाढ़ की मार झेलता है, जिससे कारोबार ठप हो जाते हैं। ये कमजोरियां भारत की जीडीपी से हर साल 3 से 5% छीन लेती हैं। जैसा कि विश्व बैंक और नीति आयोग का अनुमान है, वर्ष 2023 की सीएजी रिपोर्ट बताती है कि नौकरशाही की सुस्ती, कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी से नगरपालिका के बजट का बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा रहता है। इससे उत्पादकता ठप होती है, माल ढुलाई रुकती है और शहरों की आर्थिक चमक फीकी पड़ती है। बिजली की कटौती, जाम वाली सड़कें और खराब सेवाएं कारोबार की लागत बढ़ाती हैं। इसका असर हर क्षेत्र, कारखानों से लेकर टेक कंपनियों तक दिखता है। आर्थिक स्थिति पर दुष्प्रभाव किस तरीके से होता है, देखते हैं। शहरों की बदहाली हर व्यक्ति पर भारी पड़ती है। पैसे, सेहत और मन की शांति के मामले में प्रदूषण से सांस और दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, जिसके इलाज पर लोग सालाना सैकड़ों से हजारों रुपए खर्च करते हैं। गंभीर बीमारी वाले परिवार कर्ज या गरीबी में डूब जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसा समझा जा सकता है कि यदि कोई कामगार जितने दिन बीमार रहा और वह काम पर नहीं गया, उसे उतने दिनों की मजदूरी नहीं मिलेगी, लिहाजा उसकी आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना स्वाभाविक है। मजदूरों के लिए एक दिन की छुट्टी मतलब उस दिन की रोटी का नुकसान। काम पर रहते हुए प्रदूषण और थकान से दिमाग और मेहनत कमज़ोर पड़ती है, जिससे नौकरी में तरक्की की राह मुश्किल हो जाती है। वहीं शहरों में ट्रैफिक में फंसना एक और छिपा हुआ टैक्स है। बेंगलुरु या हैदराबाद में रोज़ 1.5 घंटे जाम में खोना आम है, जबकि यह समय कमाई, पढ़ाई या परिवार के लिए इस्तेमाल हो सकता था। इसमें बर्बाद पेट्रोल, गाड़ी की टूट-फूट और छोटी मोटी कमाई के मौके गंवाने का नुकसान भी जुड़ा हुआ है। लोग प्रदूषण से बचने के लिए एयर प्यूरीफायर, मास्क, खास खान-पान और निजी सेवाएं जैसे पानी के टैंकर या लाइफ गार्ड आदि खरीदते हैं, जिससे घर का बजट तंग हो जाता है। ये खर्च छोटे लगते हैं, लेकिन खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ये भारी बोझ बन जाते हैं। दीर्घकालीन नुकसान क्या होगा? उत्तर भारत जैसे प्रदूषित इलाकों में PM 2.5 की जहरीली धूल
जीवन को 5 साल तक कम कर सकती है। वायु प्रदूषण बच्चों की समझ, ध्यान और पढ़ाई को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कॉलेज और नौकरी की राह मुश्किल हो जाती है। हमारे शहर उन लोगों को ही ठुकराते हैं जो उनकी ऋण है। मजदूर, रेहड़ी वाले, सफाई कर्मी ये शहर चलाते हैं, पर योजनाओं में इनकी कोई जगह नहीं। इस तरह के लोग ज़्यादातर झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ न मकान का हक है, न साफ पानी, न स्वच्छता। झुग्गी पुनर्विकास अक्सर मुनाफे के लिए होता है, जिससे गरीबों को शहर के किनारे और भी बदतर जगहों पर धकेल दिया जाता है। मध्यम वर्ग जो शहरों की खपत चलाता है, वह भी परेशान है। पानी, बिजली, स्कूल, सुरक्षा ये बुनियादी ज़रूरतें निजी सेवाओं से पूरी करनी पड़ती है, जो जेब पर भारी पड़ती है। इससे बचत, पढ़ाई या मौज मस्ती का पैसा कम पड़ता है। लोग संस्थानों से कटते जा रहे हैं और गेटेड कॉलोनियों शहरों को टुकड़ों में बांट रही हैं, जिससे साझा सुधार की मांग कमज़ोर पड़ती है। योजनाकार की कमी। वर्ष 2023 में किए गए एक संबंधित अध्ययन के मुताबिक भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर केवल 2.4 शहरी योजनाकार हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 12 और यूके में इनकी संख्या 38 है। इतना ही नहीं, इनमें से लगभग 70% योग्य योजनाकार नहीं हैं और नेतृत्व अक्सर अल्पकालिक नौकरशाहों के पास होता है, जिनके पास न विशेषज्ञता है न जवाबदेही। इससे योजनाएं बेतरतीब और संकटों का ढेर बन जाती हैं। लिहाजा यह आवश्यक है कि शहरी विकास के लिए योजनाकारों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही समुचित रूप से नियोजित व्यवस्था को अनुरूप शहरी विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। अधूरी शुरुआत, रुके वादे। इस हेडिंग में देखते हैं क्या लिखा है अधूरी शुरुआत, रुके वादे में। वर्ष 2015 का स्मार्ट सिटीज़ मिशन 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के बावजूद वर्ष 2023 तक केवल 25% फंड खर्च कर पाया। सजावटी लाइट्स जैसे दिखावटी कामों को इसमें तरजीह दी गई, जबकि सीवेज, पानी और मकान जैसे ज़रूरी काम छूट गए। ये नाकामी केवल गलत प्राथमिकताओं के कारण ही नहीं हुई है, बल्कि कई एजेंसियां, राज्य विभाग, केंद्रीय मंत्रालय आदि की जवाबदेही पूरी तरह से तय नहीं होने के कारण परियोजनाएं अटक जाती हैं। कर्मचारियों और प्रशिक्षण की कमी से भी परियोजनाएं लटकती हैं। वर्ष 2022 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 40% स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट्स में देरी इसलिए हुई क्योंकि पर्याप्त तकनीकी ज्ञान नहीं था। नेताओं को तुरंत वोट चाहिए, इसलिए वे चमकदार प्रोजेक्ट चुनते हैं, न कि नालों या सस्ते मकानों जैसे ज़रूरी काम। भ्रष्टाचार भी फंड खाता जाता है, जैसा कि 2023 की CAG रिपोर्ट में 15% अनुबंधों में गड़बड़ियां पाई गई। ये सारी कमियां शहरों को अधूरे सपनों का जाल बनाती हैं। फिर भी कुछ उम्मीदें हैं। इंदौर की सफाई व्यवस्था हो या सूरत की बाढ़ से निपटने की तैयारी या फिर भुवनेश्वर की डेटा आधारित योजनाएं, यह सब दिखाती हैं कि सही नेतृत्व क्या कर सकता है। इनके अलावा दुनिया के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस उम्मीद को जगाते हैं कि एक दिन हमारे देश में भी व्यवस्था में सुधार हो सकता है। शहरी स्थानीय निकायों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ये सुझाव दिया गया है विकास सिंह के द्वारा। शहरों को बचाने के लिए बड़े बदलाव चाहिए और शुरुआत हो सकती है इसके असली विकेंद्रीकरण से। 74वां संवैधानिक संशोधन ULB यानी शहरी स्थानीय निकायों को ताकत देने के लिए बना, परंतु अधिकांश राज्यों ने इसे लागू नहीं किया। शहरी स्थानीय निकायों को उनकी अपनी टैक्स, योजनाएं और सेवाएं स्वयं संभालने का हक चाहिए, चाहे बेंगलुरु की सड़कों को जाम से मुक्त कराना हो या फिर चेन्नई को बाढ़ से बचाना हो। लोगों की उदासीनता तोड़ने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सभाएं और संबंधित सेवाओं के लिए डिजिटल ऐप शुरू करने चाहिए, जहां लोग अपने इलाके के लिए बजट और प्रोजेक्ट्स चुन सकें। हर 3 महीने में वार्ड मीटिंग से नागरिकों की समस्याएं भी सुनी जा सकती हैं। शहरों के विकास के लिए कुशल लोग चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को 2030 तक
10,000 योजनाकार, परिवहन विशेषज्ञ और जलवायु विज्ञानी तैयार करने चाहिए। यह लक्ष्य बड़ा है, परंतु दुनिया के मानकों से मेल खाता है। 20 छोटे शहरों में 10,000 करोड़ सालाना फंड से नवाचार केंद्र बने, जो सूरत के मकानों से पुणे की बसों तक जैसे समाधान लाए। आवास को सड़क या मेट्रो की तरह ज़रूरी ढांचा माना जाए। सस्ती बसें, मेट्रो और पैदल चलने लायक गलियां बने, ताकि गाड़ियों पर निर्भरता कम हो सके और सबके लिए रास्ते आसान हों। इनमें बदलाव का रास्ता इस प्रकार हो सकता है: राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों को टैक्स और योजनाओं का हक देना होगा, जिसके लिए केंद्र अनुदान दे। वर्ष 2030 तक 20 शहरों में नवाचार केंद्र बने। किराए के कानून बदले और 2040 तक 50 लाख सस्ते मकान बनाए। वर्ष 2028 तक सभाएं, ऐप्स और वार्ड मीटिंग शुरू हो, ताकि लोग अपने शहर को स्वयं बनाएं। मिसाल के तौर पर एक ऐप से लोग पार्क या कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों को आसान बना सकते हैं। राज्यों को शहरों को असली ताकत देनी होगी, वरना भारत का युवा जोश बोझ बन जाएगा, गुस्सा बढ़ेगा। शहर सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं, वह जिंदगी, रिश्तों और सपनों के केंद्र हैं। भारत के शहरों को बचाने के लिए हम नए सिरे से योजनाएं बनानी होगी। भारत की तरक्की, एकता और वैश्विक पहचान शहरों को ठीक करने पर टिकी है। इसके लिए हम सबसे पहले शहरी स्थानीय निकायों को ताकत प्रदान करना होगा।